नमस्कार दोस्तों, मैं छाया शर्मा और मैं छवि शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना वायरस बहुत ही हानिकारक वायरस है जो कि विश्व भर में बड़ी ही तेजी से फैला है। और अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो कोरोना से जंग लड़ी जा रही है, जिसमें डॉक्टर्स, कर्मचारी, वैज्ञानिक सभी हमारे साथ हैं। और इस संबंध में आज हम आपको कुछ नई जानकारियां देने वाले हैं। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन ही क्यों बना रहे हैं, इसका एंटीबायोटिक क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब हमने अपने नगर के युवा डॉक्टर से जानना चाहा। तो आइए हम जानें कि उनकी राय क्या है। बच्चों, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स बैक्टीरिया और वायरस में अंतर और स्ट्रक्चर उनकी समझ होनी चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू। इसका बेसिक कारण ये है कि क्यों बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक काम करते हैं जबकि वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाते और वायरस के लिए वैक्सीन की ज़रूरत होती है। उसका कारण बच्चों ये है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ना। ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर यहाँ पे उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं। बैक्टीरिया के बाहर एक सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है। यही सेल वॉल इसको हेल्प करती है अपनी होस्ट की कोशिकाओं के अंदर जाने के लिए, सेल्स के अंदर जाने के लिए। एक बार ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया, उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमारे जो भी इसका टारगेट है, लंग्स, लीवर या व्हाटएवर, जहाँ भी इसकी एफिनिटी होती है, वहाँ पे उसको अंदर सेल्स में जाने के लिए ये सेल वॉल इसकी हेल्प कर सकती है। ये बेसिक आप इतना समझिए। तो साइंटिस्ट को जब बैक्टीरिया के खिलाफ दवाई खोजनी होती है किसी भी, उनको सिर्फ करना इतना रहता है कि ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई केमिकल खोजें जो कि इसकी प्रोटीन से बनी हुई आउटर सेल वॉल को डिसॉल्व कर दे। एक बार आउटर सेल वॉल को डिसॉल्व किया, उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। बाकी का काम अपनी बॉडी कर देती है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए, आरएनए, वो बड़ा प्रिमिटिव सा होता है, बड़ा बेसिक सा होता है। वो अंदर जाके कोई रेप्लिकेशन उतनी तेजी से नहीं कर पाता। एक बार एंटीबायोटिक आई, उन्होंने एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया और वो बैक्टीरिया खत्म समझो। ये सेल वॉल ही उसको बचाती है और ये सेल वॉल की वजह से ही वो एंटीबायोटिक के शिकार बन जाते हैं। सेल वॉल स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती हैं, प्रोटीन से बनी हुई इसकी आउटर कवरिंग है। इसको एक बार हमने डिसॉल्व कर दिया एंटीबायोटिक्स के केमिकल ने, तो ये बैक्टीरिया मर जाता है। वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता। वायरस सिंपल स्ट्रक्चर है। एक सिंपल वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक प्लेन प्रोटीन की कवरिंग होती है, उसके अंदर आरएनए, डीएनए होते हैं, आरएनए या डीएनए होते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स आते हैं, ये इसकी आउटर कवरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। इसकी आउटर कवरिंग को एंटीबायोटिक घोल के खत्म कर देते हैं। वायरस जो होते हैं, इनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं मानते। ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन अपने आप डिसॉल्व हो जाती है और ये आरएनए, डीएनए हमारी सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल के आरएनए, डीएनए के साथ मिलके अपना रेप्लिकेशन, अपने आप को बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे इतने बढ़ जाते हैं कि वो सेल को ब्लास्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, सेल खत्म हो जाती है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस कारण से कि एंटीबायोटिक्स वायरस के ऊपर की जो कवरिंग है उस पर कोई असर नहीं कर पाते और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ऊपर की प्रोटीन शेल को डिसॉल्व कर देते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स वायरस पे कोई भी असर नहीं दिखा पाते। और वायरस तो पहले ही मरा हुआ है, ये तो जिंदा होता भी नहीं। जब तक ये होस्ट के अंदर ना जाए तब तक ये डेड एलिमेंट ही होता है। जैसे कि सीड समझ लो आप, जैसे बीज होता है ना, अपने आप उसमें कोई जान नहीं होती। जब तक आप उसको जमीन में ना गाड़ो तब तक उसमें से प्लांट नहीं निकलेगा। ऐसे ही वायरस भी है, डेड है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई जान नहीं है, इसको क्या मारोगे। एंटीबायोटिक इसकी सेल वॉल पे कोई असर नहीं कर पाती। जेनेटिक मटेरियल आसानी से अंदर पहुंच के सेल के जेनेटिक मटेरियल से होके रेप्लिकेट करने लगता है, डुप्लीकेट करने लगता है और इतना बढ़ जाता है कि सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, फोड़ के बाहर निकल जाता है। ये एक बड़ा मेजर कारण है कि एंटीबायोटिक के लिए वायरस इम्यून होते हैं। तो वायरस के लिए क्या इलाज है? अगर एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है तो क्या? तो वायरस के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें कहते हैं
वैक्सीन्स क्या होती है? जैसा कि आपने बताया कि वायरस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर डाल के और सेल के डीएनए के साथ ही बढ़ने लगता है का मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसमें बॉन्ड होते हैं बीच में, तो इसकी एक सीक्वेंस होती है, जैसे एडेनिन साइटोसिन के साथ, थाइमिन यूरेसिल के साथ, और ये रिपीट होती जाती है। तो हमारी बॉडी की सेल इसको पहचान लेती है कि अपनी बॉडी का नेचुरल सीक्वेंस क्या था, ACTU आसान शब्दों में, और वायरस का क्या है जेनेटिक स्ट्रक्चर, और फिर वो जाके उस पर अटैक करके हमारी बॉडी की सेल्स को बचाते हुए वायरस की जो ये चेन एबनॉर्मल चेनिंग होती है, इसको हमारी बॉडी की सेल सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये काम होता है वैक्सीन से। वैक्सीन सिर्फ स्टिमुलेट करते हैं, या वैक्सीन के द्वारा हम बनी बनाई एंटीबॉडी ह्यूमन के अंदर डाल देते हैं। ऐसी सेल्स, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरोधक क्षमताएं, जो कहीं और बनी है, आप उसको पेशेंट के अंदर डाल दो तो वो अपने आप को जाके उस वायरस को स्पेसिफिकली टारगेट करके मार देती हैं। वैक्सीन दो तरीके के होते हैं, थेरापेटिक वैक्सीन और एक सिंपल वैक्सीन। थेरापेटिक वैक्सीन वो होते हैं जैसे एंटीबॉडी, जैसे आपने आजकल सुना होगा कि जो मरीज ठीक हो गए कोरोना से, उनका प्लाज्मा निकाल के उन मरीजों को दिया जा रहा है जिनको एक्टिव डिसीज है। उससे क्या होता है, जो मरीज ठीक हुए हैं उनके प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटीबॉडी है कोरोना की, आपने निकाला उसको और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, प्योर करके, और पेशेंट को दे दिया जाता है। तो वो एंटीबॉडी बनी बनाई जब अंदर पहुंचती हैं तो वो कोरोना के वायरस को टारगेट करके, पहचान के और मार देती हैं, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना। क्योंकि अगर आप दवाई दोगे तो आप अपने ही डीएनए और आरएनए को नुकसान पहुंचाओगे, क्योंकि वो वायरस का आरएनए और डीएनए हमारी बॉडी के आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल का ही हिस्सा बन चुका है। अब अगर आप दवाई से उसको मारने की कोशिश करोगे, केमिकल से उसको मारने की कोशिश करोगे, तो आप अपने ही डीएनए आरएनए को नुकसान पहुंचाओगे, हार्म करोगे, जो कि संभव नहीं है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन जरूरी होता है, और ये सीक्वेंसिंग हर वायरस की अलग अलग बनती है। इसीलिए जितने भी वायरस आउटब्रेक होते हैं उनके लिए अलग वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, जो कि पहचाने कि इसकी सीक्वेंस क्या है और फिर उसको खत्म करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन, यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि वैक्सीन सिर्फ वायरस के अगेंस्ट नहीं बनते, वायरस बैक्टीरिया के लिए भी वैक्सीन कारगर होते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाके किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। आपने सुना होगा डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाली हैं, लेकिन इनका वैक्सीन होता है जो बचपन में लगा दिया जाता है। ज्यादातर वैक्सीन वायरस के खिलाफ बनते हैं, पहली चीज। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये बात तो हमारी बात समझ में आ गई है, लेकिन आखिर इसकी वैक्सीन बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? तो बच्चों, उसका कारण ये है कि कोई भी नई दवाई या वैक्सीन बनने में वैसे भी 2 से 2.5 साल का समय लगता है। क्यों? सबसे पहला काम ये होता है कि आप पहचानो कि उस वायरस का सीक्वेंसिंग क्या है बॉडी के अंदर। जब वो डुप्लीकेशन कर रहा है हमारे डीएनए और आरएनए के साथ मिलके, तो वो कौन से सीक्वेंस बना रहा है, ACTU है, AUTC है, या कितने समय के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसको समझने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। कि क्योंकि वायरस इतना माइन्यूट स्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, इसको समझने में टाइम लगता है। एक बार ये समझ गए, उसके बाद उसकी लैब में केमिकल्स ऐसे बनाए जाते हैं, दवाई बनाई जाती है जो कि इसको तोड़े, इस सीक्वेंस को ब्रेक करें। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप उसके एनिमल एक्सपेरिमेंट होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, अपन लोग करते भी हैं हाई स्कूल इंटर के साइंस एक्सपेरिमेंट्स में, हम भी करते हैं। पहले चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर बंदर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जाके ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं, फिर इसमें बड़ा समय लगता है। फिर ये देखना पड़ता है साइंटिस्ट को कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि उसकी इफेक्ट कम है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, उस दवाई से ही ना मरीज मर जाए, ये देखने में टाइम लगता है। उसके बाद स्टेबिलिटी टेस्ट होता है कि ये जो दवाई हमने बनाई ये कितने समय में एक्सपायर हो रही है। आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट होती है हर चीज़ की, 1 साल, 2 साल, 3 साल।
ये 3 साल अगर एक्सपायरी डेट है तो 3 साल साइंटिस्ट को उसको रखना पड़ता है आइडियल कंडीशंस में, ये देखने के लिए कि इसका कितने समय में ये सॉल्ट चेंज हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है या अपनी पावर लूज कर रहा है। इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, ये नॉर्मल चीज़ है। कोरोना वायरस का वैक्सीन में और भी ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, ये बात भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका एक कारण ये है कि कोरोना जो वायरस है ये बहुत स्मार्ट वायरस है, ये लगातार अडेप्टेशन करता जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सारे जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग ने पढ़ा हुआ है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हम लोग सभी अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपना रूप चेंज करते जा रहे हैं। हम लोग पहले यूनिसेलुलर थे, अमीबा वगैरह आपने पढ़ा, फिर बंदर से फिर आदमी बनते गए, अडॉप्टेशन हो रहा है आवश्यकताओं के हिसाब से। वैसे ही ये वायरस है, ये बहुत जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर रहा है। साइंटिस्ट उसके एक रूप को पकड़ पाते हैं, तब तक वो रूप बदल देता है। कहने का मतलब जब ये जो कोरोना नाम की बीमारी है ये दिसंबर से प्रकाश में आई, लेकिन चीन का वो जो वुहान शहर है या चीन के और भी अगल बगल के शहर इस बीमारी से सितंबर अक्टूबर से ही परेशान है। वहाँ के हॉस्पिटल्स में निमोनिया के पेशेंट्स की बाढ़ आई हुई थी, एकदम निमोनिया पेशेंट्स को हो रहा था। तो जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनको लगा कि ये कुछ निमोनिया का आउटब्रेक हो रहा है और हॉस्पिटल से ही फैल रहा है। ऐसे इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से फैलते हैं उसे कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन, और निमोनिया एक सबसे कॉमन है हॉस्पिटल से लगने वाली बीमारी। पहले वो लोग इस थ्योरी पे काम करते रहे, लेकिन जब उसका उन्होंने प्रिकॉशन लिया उसके बावजूद भी वो फैलता गया, तो उन्होंने फिर स्टडी किया कि ये निमोनिया डिफरेंट कैसे है। तो उनको एक वायरस मिला, उस वायरस की जब उन्होंने स्टडी की तो पता लगा ये तो एक चमगादड़ के अंदर मिलने वाला कोरोना वायरस के जैसा ही एक वायरस है। ये पहले भी हमारे शरीर में होता था लेकिन नुकसान नहीं करता था। तो उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि ये चमगादड़ों से या एनिमल्स से, चाइना में बड़े अजीब अजीब किस्म के एनिमल खाए जाते हैं, आप सबको पता है। तो उनको ये समझ में आया कि जो एनिमल्स, इन एनिमल को लोग खा रहे हैं उनसे ही ह्यूमंस में आ रहा है। ये लोग उस थ्योरी पे काम करते रहे, ये बीमारी बढ़ती गई, उसका कोई रुकाव नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो हेल्थ केयर वर्कर, हॉस्पिटल स्टाफ जिन्होंने कभी वो एनिमल नहीं खाए वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। हम सभी छोटी सी क्लासों से ये पढ़ते हैं कि मलेरिया की लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, राइट। मलेरिया की लाइफ साइकिल के 2 हिस्से होते हैं। एक तो वो जो कि मान लीजिए ये एक मच्छर है, इसकी लाइफ, और ये एक आदमी है, राइट। थोड़ा सा आदमी जैसा लगेगा, आदमी पूरा नहीं लगेगा। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो 2 चरणों में अपनी जिंदगी पूरी करता है। उसकी कुछ लाइफ साइकिल मलेरिया की मच्छर के अंदर पूरी होती है, फिर वो मच्छर से आता है आदमी के अंदर, और बाकी की लाइफ साइकिल उसकी आदमी के अंदर पूरी होती है। आदमी के अंदर वो बुखार प्रोड्यूस करता है, मच्छर के अंदर वो बुखार नहीं करता, क्योंकि मच्छर के अंदर उसके हार्मलेस फॉर्म होते हैं, आदमी के अंदर उस फॉर्म में आ जाता है जब वो बीमारी करता है। इसका मतलब इसको 2 चीजें चाहिए, मच्छर और होस्ट आदमी। ये वायरस तभी सर्वाइव करेगा जब दोनों चीजें इसको मिले, राइट। तो पहले तो उन्होंने ये सोचा कि चूहों से ही वो आदमी में आ रहा है, तो जो चूहे को खाएंगे उन्हीं को होगा, इस थ्योरी पे काम करते रहे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा पहले ये ऐसा ही था, पहले वो सिर्फ बैट के अंदर था वायरस, सिर्फ बैट के अंदर ही था, आदमी के अंदर उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती थी, कोई बीमारी नहीं करता था। फिर वो ह्यूमंस के अंदर उसने ऐसे म्यूटेशन कर लिए, ऐसे एडेप्टेशन कर लिए उसने कि वो आदमी के अंदर न सिर्फ आने लगा जबकि बीमारी के सिम्टम भी प्रोड्यूस करने लगा। आदमी साइंटिस्ट इसकी दवाई खोजने लगे, अच्छा ठीक है, मच्छर से, चूहे से वो आ गया आदमी के अंदर, जैसे कि मच्छर का प्लाज्मोडियम होता है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद जब तक वो इस थ्योरी पे काम कर रहे थे तब तक उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो वायरस ने एक और म्यूटेशन कर लिया, अब ये आदमी से आदमी में फैलने लगा है, अब इसको चूहे की कोई जरूरत नहीं रह गई। एक आदमी के अंदर वायरस जाता है, उससे दूसरे आदमी के अंदर चला जाता है, वहां पे भी जिंदा रहता है, अब चूहे की इसको कोई जिंदा नहीं। ये बात उनको समझ में आई दिसंबर में कि इसने 3 म्यूटेशन इतनी जल्दी जल्दी कर लिया। पहले सिर्फ एनिमल्स के अंदर था, चूहों वगैरह बैट के अंदर था, उसके बाद ये बैट से ह्यूमंस में आया, उसकी लाइफ साइकिल के 2 हिस्से हो गए, यहाँ पे और यहाँ पे होने लगा। उसके बाद उनको समझ में आया कि ये तो इतना म्यूटेशन कर लिया है कि ये आदमी से आदमी में जा रहा है, अब उसको बैट की कोई जरूरत नहीं है लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। तो ये इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन कर रहा है, इसकी दवाई ढूंढने में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
कि साइंटिस्ट एक फॉर्म समझते हैं जब तक वो दूसरा म्यूटेशन कर लेता है, इसीलिए इसकी दवाई ढूंढने में इतना समय लग रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें ये महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हैं जो अभी और भविष्य के लिए दोनों समय हमारे लिए काम आएंगी। आप हमें और हमारे दर्शकों को इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि क्या आपको ये जानकारियां पहले से पता थी। धन्यवाद।